चलिए हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के ऊपर थे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में पहले तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर वाइज ले लिया था, ग्लोब्यूलर और फाइब्रस। उसके बाद में अपन लोगों ने सेकेंड टाइप लिया था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द प्रोडक्ट वी गेट। उसमें हमारा फर्स्ट था सिंपल प्रोटीन, सेकेंड था कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और थर्ड था डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल वाले में हमें हमारा आंसर मिलना चाहिए, यानी अमीनो एसिड से बनाया है तो अमीनो एसिड मिले। कॉन्जुगेटेड के अंदर एक तो प्रोटीन वाला पार्ट होगा और दूसरा कोई और सा पार्ट, चाहे कोई और एलिमेंट, चाहे कोई और बायोमोलेक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये वो उसके हिसाब से। थर्ड पार्ट हम लोग ले रहे हैं डिराइव्ड प्रोटीन। उसकी डेफिनेशन रहेगी they are the product of partial hydrolysis. कोड पे देखें, हम लोग जनरली बोलते हैं कि प्रोटीन का जब हमने हाइड्रोलिसिस किया तो क्या देता है वो, पेप्टाइड्स। और पेप्टाइड्स क्या देते हैं, अमीनो एसिड। ये एक नॉर्मल पार्ट हो गया और हमने सबसे छोटे पार्ट अमीनो एसिड में उसे ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन जब H2O की कमी होगी, क्या वर्ड यूज किया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, थोड़ा सा कम है। तो जब कम है तो वो पेप्टाइड या अमीनो एसिड तक पहुंच ही नहीं पाया, क्या बना दिया उसने, प्रोटीन से बन सकता है प्रोटियोस। क्या लिखा है, PROTEASE, प्रोटियोस, PEOSE, प्रोटियोस। थोड़ा सा ज्यादा पानी दिया तो क्या मिल गया, पेप्टोन्स। थोड़ा और पानी दे दिया तो क्या मिल गया, पॉलीपेप्टाइड। तो थोड़ा 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 ज्यादा होगा तो क्या बनेगा, यानी पॉलीपेप्टाइड्स ब्रेक डाउन टू गिव पेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड्स ब्रेक डाउन टू गिव अमीनो एसिड। तो ये पूरी चेन आपकी हो गई कि प्रोटीन से प्रोटियोस, प्रोटियोस से पेप्टोन, पेप्टोन से पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से पेप्टाइड से अमीनो एसिड। यहाँ तक आते आते तो बहुत सारा पानी चाहिए। तो अगर कम है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो हम वहीं तक पहुंच पाएंगे। जो हमारा नॉर्मल था उससे हम अमीनो एसिड पर पहुंचते हैं। तो आपको ये नहीं लिखना है, आपका आंसर है कि डिराइव्ड प्रोटीन मतलब when the protein undergoes partial hydrolysis it can form proteose or peptones or any polypeptide. These parts are called as derived proteins. These are the products which are formed after partial hydrolysis of proteins. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्लासिफिकेशन हो गया। स्ट्रक्चर पे चलिए, एकदम जनरल वे में अगर हम समझें, बिल्कुल बेसिक्स है, तो हम लोग इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और उसके बाद में क्वाटरनरी। चारों वर्ड तो कॉमन हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और 4 यहाँ पे छोटा नाम आ जाएगा क्वाटरनरी। प्राइमरी के अगर मैं ये बोल रही हूँ कि बिल्कुल बेसिक अगर हम समझें तो बोले कैसा दिखता है, इट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर, अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर है। लीनियर है मतलब एक पूरी स्ट्रेट चेन के अंदर वो कंबाइन हो रहा है, तो हम लोग नाम देंगे प्राइमरी प्रोटीन। सेकेंडरी के अंदर व्हेन इट फॉर्म्स अ हेलिकल स्ट्रक्चर, कहीं पर वर्ड पढ़ा है हेलिकल, डीएनए नहीं, फिजिक्स नहीं, बायो ही चाहिए अभी तो। डीएनए, डीएनए इज डबल हेलिकल, ठीक है। वहां पे हम डबल हेलिकल वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में है हेलिकल। ये नहीं समझ में आ रहा, देखिए ये ऐसी जब कोई चीज हमारे पास में जा रही है ऐसे करते हुए, तो हम लोग क्या नाम देते हैं, हेलिकल, ठीक। इसको अपन लोग डीएनए को अगर बात करते हैं तो डीएनए जो है इट इज डबल हेलिकल। 2 हेलिक्स जो है उसके अंदर मिक्स होता है, तो हम डीएनए को नाम देते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अभी सेकेंडरी को हम लोग क्या बोलेंगे, इट फॉर्म्स हेलिकल स्ट्रक्चर या हेलिक्स शेप।
टर्शरी हमारे पास में, हाँ सेकेंडरी के अभी दो पार्ट रहेंगे। चलिए यहाँ पर मुझे क्लास चलते चलते ही डाउट आ गया है कि भाई ये डीएनए एग्जांपल नहीं ले सकते, हम नहीं ले सकते यहाँ पे डीएनए का एग्जांपल, बिकॉज डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एग्जांपल है वो हम लोग स्ट्रेट यहाँ पे लीनियर वाले के लिए ले रहे हैं, यहाँ पर हेलिक्स के लिए ले रहे हैं। एक ही हेलिकल स्ट्रक्चर हम लोग लेंगे और तब हम नाम देंगे सेकेंडरी प्रोटीन। बताऊंगी अभी, खाली मैंने स्टार्ट किया है, अभी लिखना नहीं है। टर्शरी के अंदर हमारे पास में जो भी हेलिकल स्ट्रक्चर है, ऐसा कितने हेलिकल स्ट्रक्चर हो गए, दो हेलिकल स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करता हुआ थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा और उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे टर्शरी। ठीक, और बहुत सारे टर्शरी स्ट्रक्चर्स अगर आपस में पता नहीं कैसे मिल गए, यहाँ चले गए फिर यहाँ चले गए फिर यहाँ चले गए, क्या हो गया, बहुत सारे टर्शरी स्ट्रक्चर्स जो है वो कंबाइन होके बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, देन दैट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी। तो प्रोटीन को पहले हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी की स्पेशलिटी क्या रहेगी, इट हैज अ लीनियर स्ट्रक्चर। अब अपन एक एक करके ही चालू कर रहे हैं, पहले प्राइमरी को ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद ही मैं आगे चलूंगी। ये खाली दिमाग में आने के लिए कि भाई ये वाला बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर हुआ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स। ठीक, प्राइमरी से हम लोग ले रहे हैं। प्राइमरी में हमने बोल दिया कि दे फॉर्म अ लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर के लिए हीमोग्लोबिन पता है क्या होता है, क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर की जब हम लोग बात कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा मुझे फिर एक लेक्चर देना पड़ेगा। लेक्चर ये है कि आपके दिमाग में सिर्फ प्रोटीन एक वर्ड है, हाँ भाई क्या हो रहा है, बोले प्रोटीन जो है उसके हम स्ट्रक्चर की बात करे जाए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग प्रोटीन कैसे बना रहे हैं, अमीनो एसिड से। कितने अमीनो एसिड, कितने अमीनो, एन नंबर, वैरायटी कितनी है हमारे पास अमीनो एसिड्स की, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज हमारे पास में प्रेजेंट है। ये बात इसलिए बताना पड़ रही है कि सबसे अच्छा एग्जांपल होता है उसका हीमोग्लोबिन, क्वाटरनरी के नीचे लिखा है क्योंकि वो क्वाटरनरी का एग्जांपल है। हीमोग्लोबिन जो है इट इज मेड अप ऑफ 574 amino acids which are arranged in a sequence। ये बात सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हो कि आपको ये रियलाइज हो कि जो भी हम पढ़ रहे हैं ये मजाक नहीं है, या मैंने खाली ऐसा ड्रॉ कर दिया और आपको लगा अरे वाह ये तो ऐसा ही स्ट्रक्चर बन जाता है, कुछ भी बना दो। खाली वो चीज आपके दिमाग में ना रहे कि अरे ये तो कुछ भी ड्रॉ हो गया या ये कैसा भी हो सकता है, उसकी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए खाली ये वर्ड बता रहे हो कि अब आप अच्छे से पढ़ो कि हीमोग्लोबिन जो है वो हमने बोला कि इट इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको ये समझ में आनी चाहिए कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, अगर मैं बोल रही हूँ कि दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, तो इट इज मेड अप ऑफ 574 अमीनो एसिड्स which are arranged in a definite sequence। कैसी सीक्वेंस, डेफिनेट सीक्वेंस। अगर आपने सीक्वेंस बदल दी, हम नहीं बदल सकते, इट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, लेकिन जब ये सीक्वेंस बदलती है बायोलॉजिकली हम उसे वर्ड देते हैं म्यूटेशन, विच कैन अकर ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, कि भाई किसी को चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, जस्ट एक एग्जांपल दे दो, तो उसमें बहुत गर्म दवाइयां हम लोगों को खानी पड़ती है। कई बार प्रेग्नेंट वुमेन अगर वो दवाई ले रही है, पहली बार डॉक्टर देंगे ही नहीं, बिकॉज शी इज अ प्रेग्नेंट वुमेन, देनी नहीं चाहिए डॉक्टर को, मजबूरी हो गई भाई और कोई इलाज नहीं है, देनी पड़ गई, तो उसकी बॉडी में इतनी हीट डेवलप हो सकती है, प्रोबेबिलिटी कि इट कैन चेंज एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस को वो बॉडी में चेंज कर सकती है ऑफ द फीटस, जो बच्चा होने वाला है उसके अंदर कोई भी चेंज अकर हो सकते हैं।
It can occur due to MRI. It can occur due to CT scanning. कहीं पर भी आप जाओगे CT scan MRI के लिए तो वहाँ बाहर बोर्ड पे लिखा होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स आर नॉट अलाउड इनसाइड। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अंदर ये रेज जो हैं वो क्या कर सकते हैं, दे, हमेशा हम वर्ड यूज करते हैं दे कैन और दे मे, क्योंकि गारंटी नहीं है कि कितना चेंज होगा, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेक्चर कम करते हुए खाली मेन बात पे चल रही हूँ मैं। सीक्वेंस आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वलाइन, हिस्टिडीन, उसके बाद में ल्यूसीन, थ्रियोनाइन, प्रोलाइन, ग्लूटामेट और वेलाइन। मैं ये पूरी एक सीक्वेंस पे चल रहे हो, इधर भी लाइन है इधर भी लाइन है। मैंने स्पेसिफिकली केवल एक वर्ड को पकड़ लिया, ये वर्ड है ग्लूटामिक एसिड और यहाँ पे वर्ड है वेलाइन। इफ amino acid called as glutamic acid changes to valine, then it leads to sickle cell anemia. सिकल सेल एनीमिया का मतलब होता है कि हमारा जो आरबीसी है वो ओवल शेप का है, वो ओवल शेप का ना होके कैसा हो गया, उसका शेप जो है वो सिकल जैसा हो गया। क्या फर्क पड़ता है मैम, शेप ऐसा हो चाहे शेप ऐसा हो? फर्क ये पड़ता है कि हमारा जो भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो ये कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर डिपेंड करती है। कॉनकेव वाली साइड ऑक्सीजन कैरी नहीं करती, कौन सी कैरी कर सकते हैं, कॉन्वेक्स वाली। तो सिर्फ आधा हिस्सा हमारे पास बचा जो ऑक्सीजन को कैरी करेगा, आधा हिस्सा हमारे बॉडी में से कम हो गया। ऐसा पर्सन अगर ज्यादा एक्सरसाइज करे, खेले, ज्यादा रनिंग में करे, ठीक, तो डेफिनेटली उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन के लेवल की कमी हो जाएगी, उसे तुरंत ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो पूरे 574 में से सिर्फ एक जगह बदली, कौन सी, ग्लूटामिक एसिड चेंजेस टू वलाइन, और कितना बड़ा चेंज हो गया कि आरबीसी का शेप, मतलब इट लीड्स टू सिकल सेल एनीमिया, पूरा शेप बदल गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो प्लीज स्ट्रक्चर को ये नहीं समझना कि अरे खाली यही तो बोला है कि लीनियर होता है या बोले कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब भी है कि जो प्रॉपर सीक्वेंस दी है वो प्रॉपर ही होनी चाहिए, चेंजेस जो हैं लीड्स टू सम डिजीजेस। ठीक, चलिए आप लोग लिखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर में द सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी प्रोटीन is linked with one or more polypeptide chain it was first discovered by Frederick Sanger, Frederick Sanger, Sanger. in insulin इंसुलिन हमारी बॉडी में हार्मोन है जो शुगर लेवल को मेंटेन करके चलता है। तो पहली बार प्राइमरी स्ट्रक्चर फ्रेडरिक सेंगर ने इंसुलिन के अंदर देखा। चलिए नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, in this the polypeptide chains are folded which gives helical like structure, it arises by
the geometry of peptide bond and hydrogen bond. एक्चुअली जब अपन ये हेलिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कोई भी चीज स्ट्रेट से हेलिकल कैसे हुई, मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट था ये इसका बेंड हुआ। बेंड क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में बॉन्डिंग डेवलप हो गई। तो अभी तक हम सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड लिखते थे, अभी हमने ऐड कर दिया पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आपको मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। पहले वाले का बाय डिफॉल्ट एग्जांपल इंसुलिन हो गया, क्योंकि अपन ने लिखा है कि इंसुलिन में मिला था। चलिए सेकंड वाले के लिए अपन आगे बढ़ रहे हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। सेकेंडरी वाला दो तरह का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, अल्फा हेलिक्स, जो मैं आपको कॉमनली बता रही हूँ, अल्फा हेलिक्स, which is formed due to hydrogen bonding between amide group. Amide is CONH2, sorry, CONH2, amide group within the same chain. ये जो हमने लिखा एक ही चेन के अंदर ऊपर और नीचे बॉन्डिंग चालू हो गई, तो इसके कारण जो स्ट्रक्चर बना उसे हमने नाम दे दिया अल्फा हेलिक्स। फॉर एग्जांपल कीराटिन, प्रोटीन का नाम है कीराटिन, ये हमें मेनली मिलता है, इट इज फाउंड इन हेयर, वुल और नेल्स। कीराटिन जो है वो हमें मिलेगा, इट इज मेनली फाउंड इन हेयर, वुल एंड नेल्स। और एक और प्रोटीन का नाम लिखिए, मायोसिन, MYOSIN। बायो स्टूडेंट्स का पढ़ा है मायोसिन। हमारे जो मसल्स होते हैं, जो भी वॉलेंटरी मसल्स है, मतलब जो हमारी इच्छा से जो मसल्स चल रहे हैं, जैसे ये हाथ का मूवमेंट, तो यहाँ पर ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये वाला पार्ट रिलैक्स हो गया। तो ये जो मूवमेंट है इट इज ड्यू टू, शॉर्ट में चलें, प्रोटीन्स कॉल्ड एज एक्टिन एंड मायोसिन। तो ये जो मायोसिन प्रोटीन है इट इज प्रेजेंट इन द मसल्स, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए इन मसल्स। क्यों आप लोगों ने स्ट्रैटेड नहीं पढ़ा? आई बैंड, हाँ आई बैंड, ए बैंड, जेड बैंड, पूरा स्लाइडिंग थ्योरी पढ़ी है, किस तरह से दो बैंड्स एक के ऊपर एक जाते हैं, एम बैंड डेवलप होता है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर वगैरह पूरा। चलिए नेक्स्ट, अभी फिलहाल मायोसिन इट इज प्रेजेंट इन मसल्स। इसी का सेकेंड टाइप बीटा प्लीटेड, PLEATED, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। सेकेंडरी के दो टाइप लिख रहे हैं अपन, हेलिक्स और शीट। तो शीट को हमने नाम दिया बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। अब शीट वर्ड आते ही समझ में आ जाना चाहिए कैसा लिखेगा, पूरे शीट की तरह लिखने वाला है। ठीक है, इन दिस the polypeptide chains are laid side by side in a zigzag manner
to form sheet. Full stop. Each chain is connected to neighboring chain by hydrogen bond. नेबरिंग चेन से वो कनेक्ट होगा बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. फॉर एग्जांपल सिल्क प्रोटीन. नेक्स्ट टर्शरी. They are formed by folding, coiling and bending of polypeptide chain in three-dimensional structure. अब स्ट्रक्चर की बात आ गई. स्ट्रक्चर वाइज कितने प्रोटीन है हमारे पास? स्ट्रक्चर वाइज कितने हैं? तो कौन से देगा? फाइब्रस और ग्लोब्यूलर. तो वो फाइब्रस और ग्लोब्यूलर के अंदर आए टर्शरी के अंदर, क्योंकि उनके अंदर शेप कंसीडर करना पड़ता है. तो फॉर एग्जांपल फाइब्रस प्रोटीन लाइक, फाइब्रस क्या बताया था? रेड लाइक स्ट्रक्चर. कौन से एग्जांपल लिए थे? एग्जांपल वूल वगैरह. कोलाजिन, आज नया नाम ले लो, कोलाजिन. नेक्स्ट क्वाटरनरी. These are the complex proteins which are assemblies of two or more polypeptide chain. For example, hemoglobin. Next heading, forces in proteins. फोर्सेस मतलब कौन कौन से टाइप के बॉन्ड प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. कौन सा नाम याद हुआ? पेप्टाइड बॉन्ड. दूसरा कौन सा याद हुआ? ये आपस में कनेक्ट करते हुए हाइड्रोजन बॉन्ड. दो नाम तो याद हो गए. पहला पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड. बाकी हमारे कॉमन. थर्ड इज आयोनिक बॉन्ड. लिखते जाइए. फर्स्ट पेप्टाइड, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड आयोनिक, फोर्थ कोवेलेंट, फिफ्थ हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर के आगे क्या?
फोबिक मतलब फोबिया, डर लगता है। वाटर हीटिंग जो मॉलिक्यूल होंगे दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। चलो बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए हमें, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स चाहिए। बाकी वो बता ही रहे कि आयोनिक बॉन्ड है मतलब जहाँ कैटायन और एनायन प्रेजेंट होंगे उनके बीच में जो बॉन्ड बना दैट इज आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोफोबिक तो वहां पे बोला जाता है कि जो भी प्रोटीन्स की साइड चेन्स है, कौन सी चेन, साइड चेन, जो बाहर बाहर वाला पार्ट है दैट इज हाइड्रोफोबिक, और जो अंदर वाला पार्ट होता है दैट इज हाइड्रोफिलिक। क्यों होता होगा ऐसा, जस्ट कुछ इमेजिन भी करना पड़ता है। सोप का हम क्या करेंगे हमारी बॉडी में भैया, हमारी बॉडी हुई प्लांट की बॉडी हुई, प्लांट को अगर हम लोगों ने जैसे कि एग्जांपल सोचो दिमाग लगाते हुए कि प्लांट को अपन ने मतलब अपन ने क्या लगाया, पॉट में लगा हुआ है बेचारा, प्लांट वहीं पर प्रेजेंट है, बारिश ज्यादा हो रही है, उस बारिश में, बारिश क्या छोड़ो आपको मम्मी ने 4 बार बोल दिया जा पानी डाल पानी डाल पानी डाल, अगले दिन बोले रोज रोज सुबह शाम मम्मी पानी डालने का बोलती है, इससे तो अच्छा एक बार में 4-5 मग्गे पानी डाल देता। अगर ऐसा हुआ तो मर जाएगा, ऐसा नहीं होता, एकदम से नहीं मरता, 2-4 दिन अगर अपन ऐसा करते हैं तो मरता है। शुरू में उनके पास कैपेसिटी है कि ट्रांसपीरेशन बेटा जब वाटर एब्जॉर्ब होगा उसके बाद है। शुरू में अगर थोड़ा बहुत पानी उनको लग भी रहा है, वो पानी के अंदर चले भी गए तो उनको कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है। की कोटिंग होती है वैक्सी कोटिंग। वो वैक्सी कोटिंग का मतलब ही यही है कि दे आर वाटर हेटिंग, वाटर रेजिस्टेंट, उनको पानी का एकदम से असर नहीं होगा। अब वो लंबे टाइम समय तक 2-4 दिन तक ऐसा अगर वो पानी में रहे तो डेफिनेटली फिर वो खराब होने चालू होंगे। चलो नेक्स्ट, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। It is the process of changing the physical and biological properties. It is the process of changing the physical and biological properties of protein without changing its chemical composition. This denaturation may or may not be reversible. इसको पहले इजी तरीके से समझते हैं फिर कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ले रहे हैं। इजी तरीका ये कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क का मतलब दूध से दही जमाना, तो उसके अंदर जो भी प्रोटीन प्रेजेंट है उनको हमने बदल के एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे मिल्क के पास जो प्रोटीन थे वो अलग है और जो कर्ड के पास प्रोटीन है वो अलग है, तो हम इसे नाम देते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे चीज का बनना दैट इज कम्स अंडर डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं, एग को जब वाटर के साथ में बॉईल किया जाता है तो उसका जो भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन है that changes into insoluble matter which is rubber like structure, that again it is the change in protein form which is called as denaturation of protein। तो ये तो हमारे रोज के एग्जांपल हो गए। इसको अपन दूसरे तरीके से समझें तो हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ये जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है इसके हम लोगों ने 574 जो अमीनो एसिड्स हैं वो कैसे स्टडी करे होंगे, कैसे करे होंगे, जब तक हम इसको स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट ना करें तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि इसके बाद ये वाला है इसके बाद ये वाला है। तो हमने कुछ तो उसके अंदर ऐसा किया होगा
इसके स्ट्रक्चर को चेंज करके अपन ने ओपन किया होगा, ओपन करके हमने इसकी स्टडी करी होगी, क्या नाम दिया जाएगा, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। इसके अंदर हम लोग उसके फिजिकल नेचर को चेंज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, बट केमिकल कंपोजिशन इज नॉट चेंज। वो जिस सीक्वेंस में था उसी सीक्वेंस में हम उसे रहने देंगे। हम जब स्टडी कर रहे हैं हमने खोला और बाद में उसको वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो डीनेचरेशन और वापस उसे ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना इज रीनेचरेशन। लेकिन अगर मिल्क से एक बार कर्ड बन गया तो कर्ड से वापस मिल्क नहीं बनेगा। इट मींस अगर वो एक बार डीनेचर हो गया तो इट इज इरिवर्सिबल। तो हमने वर्ड क्या डाला, इट मे और मे नॉट बी रिवर्सिबल। कुछ चीजें होती है जो रिवर्स हो सकती है और कुछ चीजें ऐसी होती है जो रिवर्स नहीं की जा सकती। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट हेडिंग न्यूक्लिक एसिड, NuClEIC, न्यूक्लिक एसिड। Unit of nucleic acids are called as nucleotides. Unit of nucleic acids are called as nucleotides. Therefore, nucleic acids are called as polynucleotide. Poly मतलब many. Nucleic acids are called as polynucleotide. बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब कंबाइन होता है तब हमारा बनता है न्यूक्लिक एसिड। एक्चुअली हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात है डीएनए और आरएनए की। डीएनए वर्ड फुल फॉर्म पता है कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। इतना पता चलेगा। राइबो वर्ड भी आ रहा है और न्यूक्लिक एसिड वर्ड भी आ रहा है। ऐसे यहाँ पे वर्ड आ रहा है डीऑक्सी राइबो और वर्ड आ रहा है न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग जो शुरू करेंगे वो ये है कि एक न्यूक्लिक एसिड जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड? जैसे प्रोटीन पढ़ रहे थे तो हमने स्ट्रक्चर किसका पढ़ा, अमीनो एसिड का। तो ऐसे यहाँ पे जब हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड का। एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसके पास में होता है नाइट्रोजन बेस, पूरा लिखना पड़ेगा, इट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक बेस। उसके बाद में सेकेंड है हमारे पास 5 कार्बन रिंग, और थर्ड है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। बीच वाला आपको समझ में आएगा। 5 कार्बन रिंग जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़े थे, कॉल्ड एज पेंटोस शुगर। वहीं पर मैंने आपको बताया था कि 5 कार्बन शुगर इज कॉल्ड एज राइबोस शुगर। जब हम उसका एक ऑक्सीजन हटा देते हैं तो इट इज कॉल्ड एज डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो राइबोस शुगर है तो आरएनए बन जाएगा, डीऑक्सी राइबोस शुगर है तो डीएनए। ठीक, ये वाली कहानी आपकी खत्म होती है। फॉस्फेट ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो फॉस्फेट ग्रुप में पी, उसके एक साइड हो, एक साइड हो, एक साइड हो, दूसरी साइड डबल बॉन्ड हो। डेफिनेटली अभी ये अकेले अकेले किसी और चीज से ज्वाइन करने वाले हैं, तो यहाँ पे O नेगेटिव और O नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फेट ग्रुप। क्या पढ़ रहे हैं? एक्चुअली में हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मतलब हेरिडिटरी, हेरिडिटरी मतलब which is transferred from parents to the offspring। इसके हम लोग मेन दो पार्ट लेते हैं, डीएनए और आरएनए। कैसे बने हैं? तो बेसिक कंपोनेंट इज न्यूक्लियोटाइड,
बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन होंगे, हम लोग नाम देंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहली चीज है नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस, ये अभी छोड़ दिया हमने, पढ़ा रही हूँ 2 मिनट बाद। दूसरी चीज है उसके साथ 5 कार्बन रिंग, और तीसरी चीज है उसके पास फॉस्फेट ग्रुप। ये 5 कार्बन रिंग यानी पेंटोज शुगर विच कैन बी राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। दूसरा है उसके पास फॉस्फेट ग्रुप, वो फॉस्फेट ग्रुप पी की वैलेंसी 5 होती है, तो 1 2 3 4 और 5। 3 ऑक्सीजन के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, हमने नेगेटिव साइन दे दिया। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है, सेटिस्फाइड। अब चलते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस पर। इसके फिर से 2 पार्ट होंगे, इट इज प्यूरीन एंड pyrimidine. Purine is A और pyrimidine is cytosine, thymine and uracil. आप लोगों को डेफिनेटली नाम याद करना है, बायो वालों को ये पहले से लर्न है कि ये जो हेटेरोसाइक्लिक बेस है ये 2 नामों के साथ जाएगा, एक नाम है प्यूरीन और एक नाम है pyrimidine। प्यूरीन के फिर से 2 पार्ट ए और जी। ए को हम लोग बोलते हैं एडेनाइन, जी इज गुआनाइन, सी इज साइटोसाइन, पी इज थाइमाइन एंड यू इज यूरासिल। ये आपको लर्निंग करना है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ये वाला प्यूरीन, ये वाला pyrimidine। नाम छोटा है तो 2 दीजिए ए जी, और नाम बड़ा है तो दीजिए सी टी और यू। ए के सामने हमेशा क्या आता है, वो सामने वाला वर्ड बाद में बता रही हूँ मैं, जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में। ए के सामने हमेशा आता है टी और सी के सामने हमेशा आता है जी। यहाँ से थोड़ा सा बायो पढ़ना आपकी मजबूरी है, यू कांट डिनाई। हमारे हाथ कैसे होंगे, पैर कैसे होंगे, बालों का कलर कैसा होगा, आंखों का कलर कैसा होगा, ईच एंड एवरीथिंग इज हेरिडिटरी। इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। हमारे कलर से लेके, बालों के कलर से लेके, ब्लड ग्रुप से लेके, ईच एंड एवरीथिंग। और ये सारी कहानी कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन आवर डीएनए। कहाँ होती है, डीएनए। वो डीएनए क्या है, इट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब जो कुछ भी लिखा है, मैं सिर्फ मैथ्स वालों के हिसाब से वो लैंग्वेज यूज करते हुए चल रही हूँ कि हमारे चीज में जो कुछ भी लिखा है वो सब प्रेजेंट है ऑन डीएनए। अब अगर अपन ये सोचें कि डीएनए मेरी बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन डीएनए को कैसे मालूम कि आंख का कलर मुझे ब्लैक ही बनाना, या चलो डीएनए को मालूम है, वो डीएनए ये खबर आंख तक कैसे भिजवा रहा है कि भाई ब्लैक कलर बने, उसे कैसे मालूम है कि मेरा ब्लड ग्रुप यही वाला होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मेथड होता है। डीएनए से रेप्लिकेशन होता है, मतलब वो अपनी एक जेरोक्स कॉपी बनाता है, वो यहीं पर प्रेजेंट है। प्लीज बायो वालों को एक्चुअल वर्ड मालूम है, वेल एंड गुड, ठीक है, फिर एप्लीकेशन फॉर्क होता है, 3 to 5 एंड होता है, मुझे भी मालूम, बट आई एम नॉट टीचिंग बायो, इसलिए प्लीज मेरे वर्ड्स पर नहीं जाना कि अरे मैम आपने ये नहीं बोला या वो नहीं बोला। ये सिर्फ उस लायक है कि मैथ्स वालों को समझ में आए और बोर भी ना हो, उतनी कहानी मेरी चल रही, ठीक है। मुझे पता है कि एप्लीकेशन फॉर्क कैसे डिवाइड होता है, हाउ इट इज ट्रांसफर्ड टू mRNA, देन इट इज टेकन बाय tRNA, देन rRNA, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, बट आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन, अदरवाइज मैथ्स वाले भाग जाएंगे यहाँ से, ठीक। कहानी कहाँ पर कि भाई डीएनए पर ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसका एक रेप्लिकेशन होता है, मतलब एक डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाती है। वो डुप्लीकेट कॉपी जो है किसी दूसरे सेल तक पहुंचेगी, दूसरा सेल उसे रीड करेगा
और रीड करके समझेगा। एक तरह से कोरियर वाला है और वो यहाँ से सामान ले जा रहा है, एक मैसेंजर है, वो मैसेंजर यहाँ से सामान ले जा रहा है, वहां पर दे रहा है। ट्रांसलेशन वाला भी है जो इस कोडिंग को समझ पा रहा है और उसके बाद समझकर उसके पास आरएनए है, वो एक काम करेगा और प्रोटीन का सिंथेसिस कर देगा। प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन बन गया, वो प्रोटीन बना, पता चल गया कि हमारा ब्लड ग्रुप ये है, आंखों का कलर ये है, जो भी XYZ जो भी चलना है वो पूरी कहानी। लेकिन डीएनए यहाँ है, यहाँ पर कोई पर्सन है जो इसको पढ़ के लेकर जा रहा है, दूसरे के पास पहुंच रहा है, उसे पढ़ने का बोल रहा है, अंदर भिजवा रहा है, वहां पर कोई फिर उसे रीड कर रहा है और प्रोटीन का सिंथेसिस कर। मैंने हर जगह वर्ड यूज किया, कॉपी होना, ले जाना और रीड करना, यानी आप कोई कोडिंग भेज रहे हो, है ना, वो कोडिंग जो है, दैट कोडिंग इज कॉल्ड एज कोडॉन्स। These codons, these codings are always found in triplets. Triplets का मतलब तीन तीन के फॉर्म में होगा। हमारे पास ये U भूल जाइए, A और G, C और T, मैंने उतना ही लिखा है बोर्ड पे, A के सामने T और C के सामने G। सिर्फ हमारे पास चार पार्ट है, ये चार चार नहीं जाते, एक एक नहीं जाता, कैसे कॉम्बिनेशन में जाता है, तीन तीन के कॉम्बिनेशन में ये जाता है। इसका मतलब टोटल वी हैव हाउ मेनी कोडॉन्स, we have 64 codons, out of which 3 are nonsense codons. Nonsense codons का मतलब they code for nothing। कैसा चल रहा है, हाथ बनना चालू हुआ, उंगली बनना चालू हुई, आप लोग यही समझिए, एक उंगली बन रही है, बन रही है, बन रही है, बन रही है, बोले बनती जा बनती जा बनती जा। अरे भैया रोकना भी तो पड़ेगा, पड़ेगा ना रोकना। तो ऐसा जब आपके पास सीक्वेंस चालू हुई कि चलो बनाना चालू करो, तो बनना चालू हो गया, लेकिन उसके बाद क्या आना चाहिए कि वो रुके। बेटा ये सब कुछ हर एक चीज एक दूसरे से ज्वाइंट है, इसमें एंजाइम्स भी इन्वॉल्व है, हार्मोन्स भी इन्वॉल्व है, अपन अपना पार्ट ले रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा कि अचानक एक ऐसा कोडॉन आ जाएगा विच कोड्स फॉर नथिंग, फुल स्टॉप लग गया। उसके बाद उसको समझ ही नहीं आया कि मुझे काम क्या करना है, काम क्या करना है, वहां पे वो रुक गया। रुकते ही क्या हुआ, जहां तक बना था वहां तक बना और फिर हो गया फुल स्टॉप। सो वी हैव 64 कोडॉन्स आउट ऑफ व्हिच 3 आर नॉनसेंस कोडॉन। एक हमेशा स्टार्टिंग होता है, उस स्टार्टिंग वाले को हम बोलते हैं मीथियोनाइन। स्टार्टिंग पार्ट जो भी होगा वो मीथियोनाइन होगा, एंडिंग पार्ट जो है वो हमारे कोई से भी तीन जो नॉनसेंस कोडॉन्स है वो वहां पर आ जाए। क्या कहानी वापस सम अप करते हैं। डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड, डीएनए और आरएनए दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दिस न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ three parts. One is nitrogen containing heterocyclic base. Second part is 5 carbon ring. Third part is phosphate group. ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग पार्ट है ये दो तरह के प्यूरिन और A एंड G एक साथ प्यूरिन और दूसरा C और T कॉल्ड एज pyrimidine, साथ में मैंने ऐड करा यहाँ पर U, तो CTU आर कॉल्ड एज pyrimidine। ये जो प्यूरिन और pyrimidine है ये सारे कोडॉन्स बनाते हैं। कोडॉन्स आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स। these ट्रिपलेट्स टोटल कितने रहेंगे 64 कोडॉन्स, उनमें से 3 कौन है नॉनसेंस कोडॉन्स, दे कोड फॉर नथिंग। सबसे पहला स्टार्टिंग वाला हमेशा कौन सा है मीथियोनाइन AUG। ठीक, अभी अपने लिए क्वेश्चन किस तरह का और हमें क्या करने के लिए आता है वो देखते हैं अपन, और यू का काम क्या है वो भी समझते हैं। एक्चुअली जो डीएनए है इट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पर कुछ पार्ट अपन ने लिखा है A T C, कुछ भी लिख रही हूँ मैं, ये
पूरे में यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने ले लिया जी जी ए टी टी, कुछ भी लिखा है। इसके बाजू वाला क्या होता है? इट इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री। आपको यही क्वेश्चन, ये जो डीएनए है इसका एक हेलिकल उन्होंने दे दिया, आपको क्या करना है? इसका दूसरे वाला पार्ट आपको बनाना है। दूसरे वाला पार्ट हमेशा कैसा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। ए का कॉम्प्लीमेंट्री मैंने क्या बताया? अभी समझ आ गया। टी का कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। अब जी का ए का वापिस ए का टी का और टी का, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री। अब अपन ने इनको अलग किया, अपन नहीं करते, इसका पूरा प्रोसेस है, एंजाइम्स है जो ये काम करते हैं। नाम लाइगेज। चलिए इसकी कटिंग करते हैं वो लोग, एक प्रॉपर जगह से उसकी कटिंग होती है, वो छोड़ो। अब क्या होगा कि जो ले जाने वाला है, डीएनए तो अपनी जगह पर ही है, डीएनए तो यहीं पर है, ले जाने वाला कौन है? तो ले जाने वाला कोरियर सर्विस वाला इज आरएनए। कौन है? आरएनए। अब जब ये आरएनए इस चीज को लेकर जाएगा, ये खुल चुका है, टूट चुका है, जितना मुझे ले जाना है वो पार्ट जा रहा है, तो टूटा हुआ पार्ट नहीं जाएगा। ऐसा नहीं हो गया कि ये चल दिया, ये तो जहां है वहीं पर है। तो इसका मतलब इसकी कोडिंग कोई और ले जा रहा है, वो कैसे लेकर जाएगा? तो मैं ये वाला जो कोड है टी वाली लाइन से जो शुरू हो रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहे हो। ये जो टी है चेंजेस टू ए चेंजेस टू, बस यही इतना सा चेंज है। ए चेंजेस टू टी में चेंज नहीं होगा, काय में चेंज होगा? यू में, क्योंकि डीएनए के पास ए टी सी जी 4 होते हैं, बट आरएनए के पास में ए जी सी और यू होता है। इट डज नॉट हैव थाइमाइन, इंस्टेड इट हैज यूरासिल। 4 ही रहेंगे, लेकिन डीएनए में टी होता है और आरएनए में यू होता है। तो अब जब ये आरएनए वाला पार्ट लेकर जाना है, तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए का कॉम्प्लीमेंट्री जी का, सी का, सी टी टी का, टी का यही होगा, बट ए का पता चलेगा। ठीक, उसके बाद अलग हो जाए टी, वापिस टी का, ए का, समझ में आया? तो कॉम्प्लीमेंट्री हमें बताना आना चाहिए। अगर डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हो तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी रहेगा, लेकिन आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हो तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू आ जाएगा। डिफरेंस समझ में? 2 डिफरेंस हो गए डीएनए और आरएनए में। डीएनए हैज डीऑक्सी राइबोज शुगर, आरएनए हैज राइबोज शुगर। डीएनए हैज ए जी सी एंड ई। Instead of thymine, RNA has uracil. ठीक, अब आपको जो लिखना है आप लिखिए। तो आप लोगों को जो लिखना है, अब मैं डिक्टेट कर रही हूँ, बाकी सारी चीजें आपने बोर्ड पे से ले ली। A and T have double bond. एक्चुअली ये भी आपस में कनेक्टेड है, तो A and D are connected with double bond and C and G with triple bond. A plus G is always equal to C plus T, क्योंकि जितना A है उतना C होगा, जितना G है उतना T होगा। लिखिए A plus G is always equal to C plus T, but A plus C
नॉट इक्वल टू जी प्लस टी। जितना ए है उतना सी है, तो ए प्लस जी। अगर ये 10 है ये 20 है तो टोटल कितना हुआ 30। ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 20 है तो ये भी 20 है, तो a प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी। ये तो समझ में आया। अब इसको लो a प्लस कितना हुआ 10 प्लस 10 20, और ये कितना हुआ 20 प्लस 20 40। तो हमने बोला a प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जी प्लस टी। ये इसके फॉर्म में आ सकता है या ऐसा रेशियो के फॉर्म में आ सकता है कि a प्लस जी अपॉन c प्लस टी इज इक्वल टू 1, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। तो a प्लस जी अपॉन c प्लस टी इज इक्वल टू 1, ये आपके एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। आगे सबके बॉन्ड्स अपन लिख रहे हैं, यहाँ पर भी लिखिए। टू न्यूक्लियोटाइड्स आर बाइंडेड बाय या आर बॉन्डेड बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर, डाइएस्टर हम बोलते हैं बॉन्ड। इसी में एक पार्ट होता है कि भाई हमने ये सब पूरा स्ट्रक्चर जो पढ़ा ये न्यूक्लियोटाइड का पढ़ा। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड? खाली इतना सा ही एक अंदर है, टाइड की जगह वर्ड यूज कर दिया साइड। तो इफ इट डज नॉट हैव फॉस्फेट ग्रुप देन इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। फॉस्फेट ग्रुप है तो वो कहलाएगा टाइड, और फॉस्फेट ग्रुप नहीं है तो वो कहलाएगा साइड। ठीक, क्वेश्चन लिखिए। इन ई कोलाई डीएनए, ई कोलाई बोलना आएगा, एक ऑर्गेनिज्म का नाम है, बैक्टीरिया लिख लो। ई कोलाई नहीं समझ में आता तो बैक्टीरिया लिख लो। इन बैक्टीरिया डीएनए द a plus t upon c plus g, a plus t upon c plus g is equal to 0.93 full stop if number of moles of adenine, a लिख लो, a are 465,000, छोटा मोटा नंबर नहीं है, 465,000, comma calculate the number of moles of guanine. A plus T upon C plus G is equal to 0.93। ये हो जाएगा A और T इक्वल होता है तो 2 टाइम्स A अपॉन 2 टाइम्स G इज इक्वल टू 0. क्या ढूंढना है? G ढूंढना है। G इज इक्वल टू A अपॉन 0.93। A की वैल्यू डाल लेना, आंसर आ जाएगा। ऐड करने के बाद आंसर इज 5 लाख। नेक्स्ट विटामिन हम लोग लेंगे, कि आप लोगों को टेक्स्ट बुक में से उनके नाम याद करने हैं और किस चीज में से मिलता है और उसकी डेफिशिएंसी से, कमी से कौन सा डिजीज होता है, वो बात टेक्स्ट बुक में दे रखा है, यू कैन लर्न। अभी फिलहाल जो मुझे चाहिए वो लिखिए विटामिन। These are the organic substances which cannot be produced by our body
मेरा ऐसा बोलते ही बायो वालों को तो समझ में शायद आ जाए, लेकिन मैथ्स वाले बोलेंगे कि भाई विटामिन डी तो हमें मालूम है कि सनलाइट से ही बनता है, तो ठीक है आप इतना मान सकते हो कि हम लोग जब ज्यादा देर तक सनलाइट में रहते हैं, ज्यादा देर मतलब थोड़ी देर भी, ऐसा नहीं बोले पूरे दिन बैठे, तो विटामिन डी जो है इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द लेयर जस्ट बिलो द स्किन, तो वो थोड़ा बहुत बनता है। बाकी सारे विटामिन जो है वो हमें खाने में लेना पड़ता है, हमारी डाइट में इंक्लूडेड होने चाहिए, तभी हमें ये विटामिन मिलते हैं। विटामिन को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, लिखिए क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वाटर सॉल्युबल, और फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल का मतलब वाटर इनसॉल्युबल, जो वाटर में डिसॉल्व ना होकर फैट में डिसॉल्व हो रहा है वो फैट सॉल्युबल या वाटर इनसॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं उसका नाम विटामिन बी एंड विटामिन सी। फैट सॉल्युबल में ए, डी, ई एंड के। ए, डी, ई और के। नेक्स्ट लाइन में लिखिए विटामिन एच इज नाइदर सॉल्युबल इन वाटर नॉर इन फैट। ये सुना नहीं है आप लोगों ने, एच इसलिए लिखवा रहे हो। उसके बाद अब आपको सारी डिटेलिंग पता होनी चाहिए, जैसे विटामिन ए है तो उसका नाम आपको चार्ट में मिल जाएगा, इट्स नेम इज रेटिनॉल। आंखों के लिए चाहिए पड़ता है, कहाँ से मिलता है तो मेनली फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट है, विटामिन बी1, बी2, बहुत सारा, बी3, हाँ बहुत सारे हैं। हर एक के बायोलॉजिकल नेम है, हर एक काय से मिलता है वो है, और हर एक कौन कौन सा डिजीज कॉज करता है वो। आपसे जितना लर्न करते बने उतना करो। चलो।